एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस व्हाट्सएप हाउ आर यू। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लास्ट वाला पार्ट। हम ट्राई करेंगे कि आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए। हालांकि बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हो साइंस, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, यही सब पढ़ना है। बट आज की जो बीमारी है बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में आज हमको पढ़ना है, क्योंकि हम तो गाइस कैंसर है, एलिफेंटियासिस यानी फिलारियासिस जो होता है, फिर हमने अमीबियासिस है, फिर हमने बहुत सारे ऐसे आसिस वाली बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। खैर आज हमें एड्स के बारे में पढ़ना है, तो इस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हंसा 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 के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा देखते रहो, मज़ा तो आएगा। आखिर टेंशन नहीं लेना है। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं पर भी कांटेक्ट करो। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाना है और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है फटाफट, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस खैर आ ही गए हम उस बीमारी पर जिसका बेसब्री से इंतजार था, एड्स जिसे हम कहते हैं। खैर मतलब यार ऐसा क्या है कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में या फिर ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके कान खड़े हो जाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या है, बट फिर भी सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं फटाफट, या अभी हम पढ़ेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों। हालांकि तुम भले ये चीज़ बोलो कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे पता है कि जब हम भी थे भाई कभी भी ना कभी 12th में, तो हमें भी पता है हमारे फ्रेंड्स लोग की क्या हालत थी। सो सभी को मालूम है, सभी आखिर हंसते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो गाइस आपको बता दूं कि जो एड्स होता है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब तक जो भी बीमारियां हमने देखी, तो कोई हाथ में हो रही थी, कोई पैर में हो रही थी, कोई किसी जगह हो रही थी, कोई कहीं हो रही थी। कभी कभी हमने देखा ब्रेस्ट सूज जा रहा है, कभी हमारा स्क्रोटम फूल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, स्वेलिंग हो रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है। हाथी पाव हो गया, करेला पाव हो गया, पता नहीं कौन कौन सा पाव हो गया। लेकिन जो भी हुआ गाइस, अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि हमारी इम्यून सिस्टम को ही कोई खत्म कर दे। ऐसी कोई बीमारी हमने नहीं देखी थी। लेकिन अब क्या होने वाला है कि जो ये बीमारी है ये हमारे इम्यून को ही डेफिशिएंट कर देगी। डेफिशिएंट मतलब कि इम्यून सिस्टम को ही किल कर देगी, खत्म कर देगी और उसको ही मार देगी। और एक्वायर्ड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नेचुरल है, एक्वायर्ड मतलब हम खुद इस बीमारी को बुलाते हैं और ये आ जाती है, बुलाती है तो आ जाती है, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगी। ठीक है, खैर छोड़ो। तो ये एक्वायर्ड है जो कि इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देती है, और एक सिंड्रोम है जो फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बहुत ही खतरनाक फैटल रेट्रोवायरस से होता है। गाइस लाइन टू लाइन बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है यार। इसके मैं नोट्स कैसे बना सकता हूं, क्योंकि यार मैं नोट्स बनाऊंगा तो कोई ना कोई पॉइंट मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब समझ सकते हो ना, इसलिए मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता हूं किसी बीमारी का। नोट्स के पीछे मत भागो, इनके नॉलेज को समझ लो, आपकी जिंदगी भर हेल्प करेंगे। बीमारियां आपकी जिंदगी को बचा सकती हैं, ये इनके बारे में जान लो। बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगा, उन्हें सब यूज करने का। चलो यहाँ देखो, अभी खैर तुम्हें पता है, बहुत होशियार पहले से ही हो, ये सब तो अभी आपको 5वीं क्लास में पढ़ाना चाहिए। यहाँ 6वीं क्लास के भी रिलेशन बन जाते हैं। खैर छोड़ो। तो रेट्रोवायरस से ही हमारे मतलब ये बीमारी होती है। एक रेट्रोवायरस है, वायरस जिसके अंदर आरएनए होता है, आरएनए होता है इस वायरस के अंदर। गाइस ये जो वायरस है ना, उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। अब आपको एक बहुत दुनिया का खुलासा हुआ होगा कि एड्स जो है, एड्स ये एक सिंड्रोम का नाम है, एक बीमारी का नाम है, जो कौन से वायरस से होता है, HIV नाम के वायरस से होता है। अब आपको समझ गया, एड्स एक बीमारी है जो कि HIV नाम के वायरस से होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर वायरस भी आप कह सकती हो। गाइस ये बॉडी को बहुत वीक कर देती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और इंसान को वल्नरेबल बना देती है। वल्नरेबल का मतलब कमजोर नहीं होता है, वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी 2 झापड़ मार के चला जाएगा, ये होता है वल्नरेबल का मतलब। 2 झापड़ मतलब ये यार कि मतलब कोई भी आपके अंदर वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, कोई भी घुसेगा और आपके अंदर गेम बजाएगा और चले जाएगा। समझ है कि नहीं समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? गेम इन द सेंस कि ये कि आपके अंदर बीमारी फैला देगा और आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस देखते रहोगे और बीमार बनते रहोगे, क्योंकि दवाई दुनिया में है ही नहीं इस बीमारी की कहीं भी। समझ गया ना? तो ये आपको समझना है। आप जैसे आपका इम्यून सिस्टम पुलिस है, हमारे जैसे इंडिया के जवान BSF वाले हमें बचा के रखते हैं, वैसे हमारे इम्यून सिस्टम हमारे लिए है।
इम्यून सिस्टम कमजोर तो हम खत्म कहानी हमारी, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइज ये बहुत ही होता है और वल्नरेबल हो जाती है, जो कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इस शब्द को याद रखना। मतलब कि देखो हमारे बॉडी में पहले से बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया ताक लगाए बैठे रहते कि कब इसका इम्यून सिस्टम मरे कि हम अंदर जाएं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है इससे। मतलब गाइस कि ऑलरेडी जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है ना, तो बाहर के वायरस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो हमारे अंदर तुरंत आते हैं और बस खत्म कहानी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन होती है। जो गाइस एड्स होता है ना, ये मॉडर्न पैंडेमिक है, एक तरीके का मॉडर्न जमाने का पैंडेमिक है। आज से 50 साल पहले किसी भी लोगों को जल्दी एड्स नहीं हुआ करता था। सोच लो, जल्दी नहीं होता था, हालांकि बहुत पहले से बीमारी है बट जल्दी नहीं होता था। बट वर्ल्ड वाइड अब ये मॉडर्न बन चुका है, ये किसी को भी हो जाता है। आप समझ सकते हो क्यों हो जाता है, क्योंकि सभी को एक ही चीज चाहिए रहती है, पता नहीं क्यों। ठीक है। और गाइस एक तरीके से ये इंडस्ट्रियलाइज डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है, गांवों में नहीं होता है, विलेजेस में किसी को नहीं होगा। विलेज के लोग बहुत होशियार हैं और डिसिप्लिन से रहते हैं, उनको सब मालूम है क्या कायदे कानून है। मॉडर्न तरीके के शहर के लोग कुछ ज्यादा ही उछलते हैं। ठीक है, इनको कुछ ज्यादा ही अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और कभी भी कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको होता है। खैर छोड़ो गाइस, जो एड्स होता है पहली बीमारी अमेरिका यानी यूएसए में हुई थी 1981 में। समझ रहे हो ना? तो 1981 में अमेरिका में। आप थोड़ा सोचना यार, अमेरिका में ही क्यों हुआ? यहाँ के लोग कुछ भी है पब्लिक, यहाँ क्या। हमारे यहाँ में कैसा रहता है कि ठीक है भाई चलो कुछ भी अगर करना ही है, क्योंकि आप तो जानते हो किससे फैलता है ये बेसिकली, ये 90% एक ही चीज से फैलता है, बायसेक्स। ठीक है। सो गाइज ये जो फैलता है ना, तो सबसे ज्यादा अमेरिका में वो चीज करते हैं नॉर्मली। जैसे कि आपने अभी मैं बहुत सारे टाइप्स भी बात करूंगा, सेक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। आपके बुक्स में दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ा है तो मैं बताऊंगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ग्रुप सेक्स एंड मेनी मोर टाइप्स के सेक्स जो है वो करने से बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो सोचो जरा, अपने इंडिया में ये सब बहुत ऐसा अजीब है और कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीजों के बारे में। खैर ये लोग, वहाँ के लोग ज़्यादा ही कुछ इनका उछलता है और ये उछलते हैं, खैर पता नहीं क्यों। तो ये 1981 में पहली बार इनको हुआ और हमारे इंडिया में किसी एक इंसान को तमिलनाडु में हो गया था 1986 में। तमिलनाडु के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, इनको भाई पहली बार हो गया 1986 में। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे उस वायरस के जो ये बीमारी को फैलाता है, फिर हम जानेंगे क्यों फैलती है, कैसे रोकोगे इसको, सब कुछ के बारे में हम जानेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं, एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, पहली बात तो गाइस इतना छोटा होता है ना कि 100 से लेकर के 140 नैनोमीटर का होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू जानते हो कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब आप सोच सकते हो कितना छोटा वायरस है ये। ठीक है, इतना इसका डायमीटर होता है, ध्यान रखना अच्छे से। गाइस इसके पास ना दो आरएनए होते हैं, मॉलिक्यूल, 2 आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों को मैं दिखाऊंगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये पूरा वायरस है, यही वो वायरस है, बहुत खतरनाक। देखो कितना एकदम मस्त क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे एकदम क्लैन बना के रखा है अपना, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। गाइस फिलहाल ये हमारा लिपोप्रोटीन होते हैं, जो ये बना के रखा है, ये लिपोप्रोटीन है। और देखो इसके पास एक ये आरएनए और एक ये आरएनए, यही आरएनए की वजह से ये मरता नहीं है यार, यही आरएनए की वजह से ये मरता नहीं है। और दूसरी बात, लिपिड की कोटिंग करके रखता है अपने अगल बगल, आप देख सकते हो लिपिड की कोटिंग। कोई भी दवाई अगर आप डालो भी ना, तो लिपिड की वजह से ये फिर से जिंदा हो जाता है। और 1-2 कोटिंग नहीं, आप देख सकते हो, पहली कोटिंग, दूसरी कोटिंग, तीसरी, चौथी, 4 कोटिंग है इसके पास। और खुद का मैट्रिक्स प्रोटीन कंटेन करके रखता है। मतलब अगर आपको ये आरएनए को अगर आप मार दो तो ये वायरस तुरंत मर जाएगा। लेकिन आरएनए क्या करता है ना कि ये खुद ही वायरस, जो ये आरएनए होता है किसी भी वायरस के अंदर, ये खुद ही प्रोटीन बनाता है और इससे हमारे वायरस को एनर्जी मिलती है। किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इस अपने एनर्जी के प्रोडक्शन की चीज को लेकर रखता है। जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्स हैं, खुद हमको एनर्जी मिलती है उनसे, वैसे ही ये खुद की अपने एनर्जी बनाने वाले मशीन को लेकर रखा है, यानी आरएनए को। आरएनए बहुत सारी, ये देखो प्रोटीन की ये पूरी लेयर जो बिंदी बिंदी पॉइंट में लड्डू जैसा रखा हुआ है, यही है हमारा प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। और ये प्रोटीन ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये प्रोटीन ही इसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात में क्या बोल रहा हूं? यही प्रोटीन इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है गाइस। और अगर मान लो आपकी दवाई ने इस बाहर के मैट्रिक्स प्रोटीन को अगर तोड़ भी लिया, तो आप अंदर वाले कैप्सिड प्रोटीन को कभी नहीं तोड़ पाओगे। और कैप्सिड प्रोटीन को तोड़ते तोड़ते आपकी दवाई की जान चली जाएगी, जो भी आप दवाई दोगे वो खत्म हो जाएगी और आप नहीं तोड़ पाओगे। ज्यादा दवाई डोज दोगे इंसान मर जाएगा। समझ गया? तो गाइस ये ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोनों करता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वापस से आरएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाना। आप जानते नहीं क्या प्रोटीन बनता कैसे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन से।
और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना मतलब वापस से डीएनए से आरएनए बनाना। तो ये आरएनए खुद को पहले बनाता है, फिर उसी आरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो ये खुद की एनर्जी लेके रखता है। तो इस वायरस को इसीलिए मारना बहुत मुश्किल है, कोई मार नहीं पाया आज तक। हम इंसान उछलते हैं लेकिन हम इसको मार नहीं पाए आज तक, इसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में। इसीलिए याद रखना, इसके बहुत सारे प्रोटीन के लेयर है बाहर। तो पहले ये देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेके रखता है, ये GP120 GP41 मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है वो। दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। पूरा वायरस ही प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन ही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है, और खुद अंदर जेनेटिक मटेरियल, खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है। सोचो इतना खतरनाक वायरस है यार ये। और यही वायरस गाइस हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है और फिर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हम किसी लायक नहीं बचते। समझ गया, ये बात तुमको ध्यान रखना है। तो खैर छोड़ो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में वही जान लो। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की कैप्सिड प्रोटीन जो इनर लेयर में होती है, आउटर लेयर में मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। कैप्सिड और मैट्रिक्स प्रोटीन जो दोनों इस वायरस को बचाती हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ऐसा एक एंजाइम इसके पास खुद का होता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 और 3 में दोनों में पढ़ा है इसके बारे में, 4th और में, हाँ 4th वाले में, इनहेरिटेंस वेरिएंस में। तो ये बीमारी गाइस इतनी खतरनाक है, मतलब ये एंजाइम खुद की रखती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता हो। मतलब कि यही तो टेंशन है ना यार, कि ये खुद का प्रोटीन बना लेता है। और हम क्या करते हैं, किसी भी वायरस बैक्टीरिया को हम मारने के लिए क्या करते हैं, हम उसके अंदर के जो भी उसके अंदर, उस वायरस और बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड जो भी रहता है उसी को मार देते, तो वायरस अपने आप मर जाता है। लेकिन ये खुद को बनाने वाले फैक्टर को रखता है, और इसीलिए हम इसको अगर मारते भी हैं तो दूसरा वाला फैल जाता है। इसको मारेंगे तो अगला वाला आ जाएगा, कितने को मारेंगे, ऐसे हजारों करोड़ों फैलते हैं। और ये वायरस है, 1 से 1000 बनते हैं, इसीलिए नहीं मार पाते इसको। गाइस जैसे बहुत सारे मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन लाइक GP120 GP141, ये फिगर मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे होता है। बहुत सारे खुद के लिम्फोसाइट से कंटेन करता है, रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है अपने आप को। और जब तक आप एक को मारोगे तब तक इसके 4 वाले पार्ट्स 1000 बना देंगे, और इसीलिए हम इसको कभी मार नहीं पाते। और इनका सिर्फ एक ही काम है, आपको कुछ बीमारी नहीं फैलाएगा ये, आपको कुछ भी नहीं करेगा ये वायरस, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, इम्यून सिस्टम के वीक कर देगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ये बीमारी अगर किसी को हो गई तो उस बीमारी की वजह से वो इंसान मर गया। इस बीमारी से कभी भी इंसान नहीं मरेगा। उसको दूसरी बीमारी होगी, या तो उसे कॉमन कोल्ड हो जाएगा तो भी वो मर जाएगा, उसको टीवी होगी, कैंसर होगा, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होंगी, लेकिन कभी इस बीमारी से वो कभी नहीं मरेगा। ये बात तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिर्फ इम्यून सिस्टम को वीक करता है, किसी इंसान को मारता नहीं है। और जैसे ये हो जाएगा, तुम्हारे अंदर के इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा या इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा, तो आपके अंदर दूसरी बीमारियां फटाक से अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से घुस जाएंगी और आपको वो बीमारियां मार देंगी। समझ गया अच्छे से? तो ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से, ठीक है। बेसिकली गाइज ये वायरस हमारे ब्लड में रहता है, या फिर सीमेन में रहेगा, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है, CSF जो हमारे ब्रेन में होता है, या टीयर्स में, मिल्क में, यूरिन में, सलाइवा में, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशन में। सर्वाइकल, आप सर्विकल जानते ही रहोगे अभी क्या होता है, ठीक है। सर्वाइकल्स के बारे में आप जानते ही रहोगे क्या होता है, इसमें रहती है ये बीमारी हमारी, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। और वजाइनल सिक्रीशन यानी वजाइना से जो सिक्रीट होता है उसमें होती है, या सीमेन में, जो मेल लोग का सीमेन रहता है उसमें रहता है, या ब्लड में रहेगा, या टीयर में, या मिल्क में, यूरिन में, इन सब में होता है। आपने एक चीज देखा, स्वेट में नहीं है। स्वेट में देखा क्या? स्वेट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वेट तो खुद ही हमारा बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है जो खुद आयोडीन कंटेन करता है, और ये वायरस वहां पे आ ही नहीं पाता। तो स्वेट में नहीं है यार, टीयर्स में रहता है। किसी को अगर हो गया तो उसके आंसुओं को पोंछने मत चले जाना, नहीं तो तुम पोछर जाओगे दुनिया से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो खैर इन जगहों में है, तो बस आपको अब इस दुनिया में सिर्फ इन्हीं जगहों से बचना है, खासकर सीमेन एंड सलाइवा एंड ब्लड, इन 3 चीज से बचना, और वजाइनल सिक्रीशन से बचना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, कैसे पता चलेगा कि किसको हुआ है, थोड़ा बताऊंगा, बस थोड़ा रुक जाओ, लेकिन आपको बचे रखना है। सिर्फ ये इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। गाइस कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है पहले ये जानो, ये बीमारी कैसे फैलती है ये जान लो, फिर ये कैसे पता चलेगा कि हो गया ये भी बताऊंगा। पहली बात तो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना ये बुरी बात है। लाइक इंक्लूडिंग ओरल सेक्स, वजाइनल एंड एनल। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या है, डीप में बताने की जरूरत नहीं है। वजाइनल अगर करते हो तो वजाइनल सिक्रेशन होता है, वहां से आपकी बॉडी में वहां की सिक्रेशन, मान लो अगर किसी के वजाइना में हो गया, किसी इंसान को है और यू आर डूइंग सेक्स विद हिम या हर, जो भी है, ठीक है। सो उसके अंदर से जो वजाइनल सिक्रेशन होगा तो वो आपके बॉडी में टच भी होगा तो आपको हो जाएगा, खत्म कहानी। एनल सेक्स करते हो तो वहां से भी हो जाएगा। भाई ये सब क्या है, कुछ भी फालतूगिरी ना। ओरल, ठीक है चलो, यहां से भी होगा क्योंकि आपके सलाइवा में भी रहता है ना,
सलाइवा से भी हो जाएगा। चलो ठीक है, अजीब ही है ना। ब्लड, ठीक है, तो वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल शेयरिंग, मतलब किसी के ब्लड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या इंजेक्शन दे रहे हो तो उससे भी हो जाएगा। थर्ड, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये बहुत ही डेंजरस है। तो गाइज अगर किसी मदर को हो चुका है तो उसके चिल्ड्रन का भी हो जाएगा ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ट्रांसप्लेसेंटल एक्टिविटी की वजह से। तो प्लेसेंटा से जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है या जो न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सभी का जो ट्रांसफॉर्म होता है उसकी वजह से हो जाता है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन से फीटस को हो जाएगा और फीटस भी मर जाएगा, उसको भी एड्स अपने आप रहेगा। या फिर अगर वहां से बच गया तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो जाएगा, मिल्क पिलाने से हो जाएगा, एक ना एक बार तो पिलाओगे ही, मर जाएगा उधर ही, उसको भी हो जाएगा एड्स। समझ गया? तो ऐसे होता है, ऐसे फैलता है। तो याद रखना बस मिल्क से, टीयर से, सलाइवा से, सीमन से, वजाइनल सिक्रीशन से, इन्हीं सबसे फैलता है और कहीं से नहीं फैलता है। टेंशन की बात नहीं है, टच करने से नहीं फैलता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, उसके बॉडी का कोई सामान मत टच करना, नहीं तो फिर तुमको भी हो जाएगा। नाउ ऐसे इसके बहुत सारे सिक्रेशन के टाइप्स है। लाइक आपको इंजरी हो गई, वही निडल आपने छुआ, उसके यूरिन में आपने टच कर दिया, टीयर्स को छू दिया, ब्रेस्ट के मिल्क को छू दिया, भाई छूने की क्या जरूरत है, सलाइवा को छू दिया, वजाइना को छू दिया, इन सभी में ये वायरस रहता है। आप छुओगे तो आपको भी हो जाएगा। तो ये सोचो, आपके लिए मैं बता दिया सारी चीजें। ये आपको सिर्फ एक दो ही पता रहा होगा, वजाइना के बारे में आपको पता रहा होगा, ब्रेस्ट के बारे में पता रहा होगा, सलाइवा टीयर के बारे में नहीं पता रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जान के रखनी बहुत जरूरी है। ये बात आपको सब समझ के रखो, ठीक है। इस वायरस के बारे में आपको एक बात बता दूं गाइस, वो कहते हैं ना कि ये एक्वायर्ड है, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यादा दिमाग लगाते हैं जो इंसान, अपने आप को जो डॉन समझते हैं, उन्हीं को ये होता है। और एक बार हो गया तो फिर मरना फिक्स है। दुनिया में दवाई नहीं, चाहे अंबानी भले न बन जाओ, अंबानी बन जाओगे तो रहोगे इंसान ही, डॉन नहीं बन जाओगे। तो मरना तो फिक्स है आपको, चाहे जो भी हो जाए। समझ गए ना एक बार मैं जो बोल रहा हूँ? तो एक बार हो गया तो मरना तो भैया फिक्स है, चाहे अंबानी का बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। सो एक्वायर्ड है ये, खुद से हम लेने जाते हैं इस बीमारी को। तो अब हमको डर रहता है कि मान लो यार अगर ब्लड से होता है और अगर किसी को मच्छर ने काट दिया, जिसको ब्लड, उसके ब्लड को मच्छर ने काटा और वही मच्छर हमको काट दे तो हमको भी हो जाएगा ना। बोलते ना भगवान बहुत ही बड़ा मालिक होता है, हमको ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक्वायर्ड है, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बीमारी है। अब बताओ ना, क्या हमारे साथ नेचर गलत करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये उसी इंसान को फैलेगा जो इंसान मतलब गलत काम करता है। समझ रहे हो ना? लाइक ओरल एंड, आप समझ रहे हो अभी ये सारे यहाँ पे टाइप्स मैंने आपको दिखा दिए, इंक्लूडिंग ओरल, वजाइनल, एनल। चुपचाप से एक करो ना, 1000 तरीके के टाइप करने की जरूरत क्या है? समझ गया ना? दूसरे का सलाइवा छूने की क्या जरूरत है? ब्रेस्ट छूने की क्या जरूरत है? ठीक है, सिंगल के साथ रहो ना हमेशा, 1000 की क्या जरूरत है? 1000 रहोगे तो ही आपको ये होता है। फिर समझ सकते हो आप मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। सो गाइज, वो मतलब एक इंसान ने अपने कर्मों की वजह से, अपने डीड्स की वजह से उसको हो गया, तो क्या उसकी बीमारी हमको हो जाएगी? हमने ठेका लिखा रखा है? ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए मच्छर के काटने से हमको बीमारी कभी नहीं फैलती है, हगिंग से नहीं होती, इंसेक्ट बाइट से नहीं होती, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट से नहीं होता है, टच करने से, उसके आइटम्स को टच करने से, आइटम इन द सेंस उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको टच करने से नहीं होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से नहीं होता है, या किसी को वायरस हुआ उसके साथ रहने से नहीं होता है, हैंड शेक करने से नहीं होता है, क्लोथ को पहनने से नहीं होता है, स्विमिंग पूल में नहाओगे उससे नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इनसे बिल्कुल नहीं होता ये वायरस। सोचो भगवान कितना बड़ा होता है, नेचर कितना बड़ा है। नहीं तो ऐसे में कितने लोग दुनिया में एक को एड्स होता और वो बगल से हमारे निकलता, हमको भी हो जाता। सोच लो। लेकिन यही होता है ना कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गया? तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर ऐसे में तो कितनों को मच्छर काटता है, हमको कब का फल जाता। चलो खैर छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब ये है कि बहुत सारे सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स यहाँ पे हमको पता चलने वाले, कौन कौन से सिम्टम्स आप पहचानोगे कैसे कि आपको हुआ है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स एड्स के बहुत सारे हैं यार, मतलब बहुत सारे, ब्रॉड कैटेगरी में है, इसीलिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्लिनिकल सिम्टम्स को। पहला, इनिशियल इन्फेक्शन, मतलब कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब आपको होगा, तो जब आप पहली बार आपको वायरस आएगा ना तो आपको कुछ नहीं होगा, आपके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज होंगी, आपकी एंटीबॉडी फाइट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इतना चांडाल वायरस होता है कि ये खुद ही एंटीबॉडी को मार देता है जाके सीधा, मतलब ये खुद ही एंटीबॉडी बन जाता है, खुद ही एंटीबॉडी बन जाएगा ये, और असली वाली एंटीबॉडी के साथ मिलजुल के उनको ही मार देगा। सोचो, ऐसा रियलिटी में हमारी बॉडी के अंदर ऐसी फाइटिंग होती है, पूरी राजनीति चलती है, सोच लो। और ये 2 से 8 वीक्स तक हमारे इनिशियल इन्फेक्शन करके रखेगा और हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। 2 से 8 वीक तक कोई इंसान पता भी नहीं कर सकता है। 8 वीक मतलब 3 से 4 महीने हो गए, इतने महीने तक तो आप पता भी नहीं कर पाओगे, और तब तक तो ये फैल भी जाएगा।
इसीलिए कभी भी कोई भी ऐसा सेक्स परफॉर्म करते हो, ओरल या फिर कोई भी और ग्रुप सेक्स और दुनियादारी जितने भी टाइप के होते हैं, आप तुमको ज़्यादा पता होगा, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये सब करने से पहले एक बार चेकअप जरूर करवा लेने का, तुरंत ही, क्या पता हो जाए तो फिर मुंह बना के बैठे रहोगे, फिर जिंदगी भर करने लायक नहीं बचोगे। खैर यहाँ देखो, असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट। अब ये क्या होता है कि जब तुमको हो तो जाएगा लेकिन तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुमको सिम्टम्स हो गया। तुमको गाइस 6 महीने से लेकर के 10 साल तक भी आपको सिम्टम्स पता नहीं चलेगा कि आपको सिम्टम्स हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अब आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, डेवलपिंग इन नेचर होगा, आपका इम्यून सिस्टम कंटिन्यूअस फाइट करने की कोशिश करता रहेगा, आपके डीएनए में वो ताकत होगी कि आपको ऐसा नहीं हो सकता है। पहली बात गाइस आपको बता दूं कि जिस इंसान जो ऐसा हिम्मत वाला रहेगा उसको ये होएगा ही नहीं, क्योंकि वो ये सब काम करेगा ही नहीं जिससे ये सब होता है ना। गलती से अगर हो जाए किसी के ब्लड के छूने से तो वो फिर किस्मत ही खराब है उसकी बेचारे की, बट समझ रहे हो ना। तो उसको ये तो तुरंत ही वो मर ही जाएगा, उसको जैसे जिसको भी होगा। तो अगर हुआ तो ये 10 साल तक भी इसके सिम्टम्स पता नहीं चलते, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को मार देता है। तो कोई साइंस एंड सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 साल तक चलता है। 10 साल तक मैक्सिमम इंसान जिंदा रह सकता है, ये होने के बाद 11वें साल मर जाता है। अगला सिम्टम्स पढ़ते हैं, ये रिलेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स, अब समझ सकते हो, ये रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में गाइस अभी हम जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं, ध्यान देना अच्छे से। ये क्या है मतलब इनकी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो गाइस पहली बात तो ये लॉन्गर देन 1 मंथ तक, इससे ज्यादा, ये फटीग होगा आपको, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया होगी आपको, डायरिया समझते हो ना, बार बार जाना बाहर, नाइट में स्वेटिंग होगी आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट। बॉडी वेट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम बॉडी वेट आपका कम हो जाएगा, दुबले पतले, बहुत ज्यादा ही खतरनाक, एकदम हड्डियां दिखने लगेंगी, चमड़ी तो गायब ही हो जाएगी एकदम। तो बॉडी वेट बहुत खत्म होता है, 10% से भी ज्यादा बॉडी वेट खत्म हो जाना। 100 किलो के हो तो 90 किलो के तुरंत हो जाओगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? जिसका वजन घटाना हो तो थोड़ा सा ये कर लो, मजा आ जाएगा, वेट कम हो जाएगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये बहुत दिन बाद ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम मर जाता है तब। ये जो बीमारी है एट द एंड ऑफ द स्टेज, HIV के एंड इन्फेक्शन में जब भी ये होता है, तो थ्रेटनिंग आपको मतलब थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया होगा आपको, ट्यूबरकुलोसिस, कपोसी सर्कोमा, ये सब आपको हो जाएगा। ये सब बीमारियां हैं, सर्च करना गूगल में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बीमारियां गाइस आपको होने लगी। मैंने बोला ना कि कभी भी ये इंसान को जो ये बीमारी जिसको भी होगी, ये इसके वजह से वो इंसान कभी नहीं मरता है। वो या तो टीबी से मरेगा या तो निमोनिया से मरेगा, क्योंकि टीबी की आपको पता भी गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि आपके बॉडी के अंदर टीबी के विषाणु यानी कि टीबी के जो वायरसेस या बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया खुद ही हमारे बॉडी के अंदर हजारों टाइप, हजारों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है टीबी के हमारे बॉडी के अंदर खुद। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि हमको कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको कुछ नहीं हो सकता, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। लेकिन जब ये बीमारी हमको होगी और हम हमारे इम्यून सिस्टम को मार देंगे तो पहले टीबी ही हमको होता है। समझ गया? ये बात तुमको समझ के रखनी है। चलो प्रिवेंटिव मेजर जानते हैं। अब भाई बच लो, अब तो सुधर जाओ। जितने लोग वो सब सोच रहे थे वो सब बिल्कुल मत करना, नहीं तो हो जाएगा ना तो जिंदगी बचेगी नहीं तुम्हारी। अपनी जिंदगी तो ले डूबेगे, प्लस माँ बाप की जिंदगी भी ना। ये अब समझ लो, इसको कोई क्योर नहीं है। कितना अच्छे से स्टेटमेंट लिख दिया ना किताब वाले ने, बायोलॉजी वाले ने, कोई क्योर नहीं है इसको। तो हम क्या कर रहे हैं अब तक? बुक को क्यों पढ़ा रहे हो? बायोलॉजी क्यों पढ़वा रहे हो? कुछ सर्च करो, भगवान से बड़े हो ना, सर्च करो। तो इसकी कोई क्योर नहीं है दुनिया में, और इसीलिए सिर्फ प्रिवेंशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिवेंट ही कर सकते हो। ये बीमारी एक बार आ गई तो बचना है हसीनो, लो मैं आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, एक बार हो गया तो खत्म कहानी। तो सिर्फ बेस्ट चॉइस यही कि प्रिवेंशन करो यार, बच लो। एक बार हो गया तो जिंदगी भर मरोगे और कुछ नहीं। पहले स्टेज में भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि यार अगर पहले स्टेज में हो ना तो पता ही नहीं चलता कि आपको हो गया था। 6 महीने तक पता ही नहीं चलेगा, तब तक तो वो अपनी दुनिया बसा लेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन, कैसे बचोगे? पीपल, एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स की कोई जरूरत नहीं इसकी। पीपल पार्टिकुलरली दोज इन हाई रिस्क, उस ग्रुप में मत जाना जहां के लोगों को ज्यादा होता है। तो मैं अब आपको ओपनली बोलना चाहूंगा, उस जगह में मत जाना जहां पे ये लोग होते हैं, मतलब जहां पे सेक्स वर्कर्स रहते हैं, वहां पे बिल्कुल मत जाना। वहां के किसी इंसान को टच मत करना, छूना मत। हालांकि छूने से नहीं होगा, बट मत जाओ ना यार, जाना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि हमारे विलेजेस में जब हम जाते हैं तो ऐसे लोगों की बातें करने से भी उनको हमारे कम्युनिटी से भगा देते हैं। मतलब सोचो कितना मतलब डिसिप्लिन होता है। शहर में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम फ्रीडम में आ चुके हैं, हमको फ्री रहना है, हमको फ्रीडम चाहिए, हम ये सोचते हैं। हम अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो हमको लगता है कि हमको फ्रीडम मिल गई, हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए।
लेकिन फ्रीडम का मिलने ये नतीजा होता है, समझ गए? तो फिर ये गलत बात है ना, इससे अच्छा हम डिसिप्लिन में ही रहें। हाँ, लेकिन ओपन माइंडेड रहें। ओपन माइंडेड, फ्रीडम की बात नहीं करूंगा मैं, फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं। ओपन माइंडेड रहें, कुछ भी सोचने का अधिकार हो, कुछ भी अच्छे काम करने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार नहीं, अच्छे काम करने का अधिकार हो, समझ गया? इसकी हमें छूट मिलनी चाहिए, इसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स को मानना चाहिए। और मैं आगे चल के बताऊंगा, आपकी बुक में लिख के रखा है, पेरेंट्स इज नॉट योर एविल, आगे बताएगा आपको, रुक जाना, पढ़ो। एंड शुड बी एजुकेटेड अबाउट दिस बीमारी, दिस वायरस, और इसके ट्रांसमिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 2-3 चीजें नहीं कि सिर्फ सेक्स ना करो आपको नहीं होगा, होएगा, रुको बताता हूं। डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, जिसके ब्लड में जिसमें टच होता है, सिरिंजेस, और बहुत सारे इमीजिएट डिस्पोज करो ऐसी चीजों को। बहुत सारे सेक्सुअल हैबिट्स को चेंज करो, इमीजिएटली चेंज करो। अगर तुम अभी तो 12th में हो, क्या करते रहोगे, बट चेंज करो। आगे बढ़ते हैं। 4th, हाई रिस्क, जहां पे ग्रुप ज्यादा है, अब मैंने बता दिया कि सेक्स वर्कर जहां पे एरिया होते हैं वहां बिल्कुल मत जाओ। जहां ब्लड डोनेशन होता है वहां मत जाओ यार, क्या जरूरत है। टूथ ब्रशेस शेयर मत करो, रेजर शेयर मत करो। बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं, सामान, यानी आर्टिकल मन सामान, वो सामान मत टच करो जिसमें ब्लड, सलाइवा ये सब टच होता हो। इवन स्वेट से भी दूर हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, टच ही मत करो, मैं तो कहूंगा, समझ गया? कंटामिनेटेड चीजें, उनकी छुई हुई चीजों को हाथ ही मत लगाओ, छोड़ो यार, नहीं टच करना है। 6th पॉइंट है, कभी भी किसी का ब्लड रिसीव करने से पहले उसके बारे में चेक करवा लो कि उसको सच में हुआ है कि नहीं हुआ। पता चला रहेगा तब तो आप तो गए काम से, ठीक है? तो अगर उसका अंदर ये वायरस नहीं रहा, ये रेट्रो वायरस है, ये रेट्रो वायरस नहीं रहा तो समझ ले कि आप बच जाओगे, और रहा तो फिर क्यों करोगे, पागल हो क्या? समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इतने प्रिवेंटिव मेजर दिया है। ब्लड डोनर से बचो, ब्लड गेन मत करो किसी का भी। ऑर्गन डोनर से बचो, किसी ऑर्गन को मत ले लो। कॉर्निया यानी कि आईज, लंग्स, लीवर, किडनी कुछ मत लो। कोई सीमेंट डोनेट करता है वही मत लो। ग्रोथ हार्मोन्स को डोनेट मत करवाओ, लो मत तुम लोग, क्या जरूरत है उसको लेने की, ठीक है? अगर है भी तो कोई भी, अगर इंसान हीमोडायलिसिस इसको हो रहा है, यानी कि आप समझते हो ना, जैसे किडनी विडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस होता है, उनसे बचो। और ये ज्यादा फीमेल्स हमेशा हाई रिस्क में रहती हैं, फीमेल्स को बहुत होता है ये। क्यों बोल रहा हूं जानते हो? क्योंकि एक बार अगर मेल, क्योंकि सब पे 90% लोगों को ये सेक्स के थ्रू ही फैलता है, तो मेल को क्यों ज्यादा नहीं होता ये, फीमेल को ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप समझ सकते हो कि दे हैव वजाइना, ठीक है? और अब तो तुम समझ सकते हो यार, ओपनली मैं बोलता हूं कि जस्ट जब भी पेनिस अगर इंटर मारेगा तो वो अंदर जाता है, जबकि आप अंदर जाता है यानी कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में आप टच करते हो, ब्लड सीधा मिलता है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लड ही है अंदर, फट सकता है, ठीक है? ऐसा है। लेकिन इन द केस ऑफ पेनिस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जस्ट आप मतलब इंटर करने के बहुत कम रास्ते हैं, समझ रहे हैं ना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए गाइस सबसे ज्यादा इनको ही होता है, और इसीलिए इनसे बचो। इसीलिए मैं सारे मेल को यही बोलूंगा, भाई लोग बस, ठीक है, सुधर जाओ। हालांकि सब अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट बुक में भी लिखा तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो भाई पहली बात, फीमेल को ज़्यादा होता है, और ऐसे लोगों से बचो जो मतलब नॉर्मली प्रेग्नेंट हो या कंटेम्पलेटिंग प्रेग्नेंटिंग जो हो, उनसे भी बचो, प्रेगनेंसी से भी बचो। मोरली अगर किसी को हो गया तो क्यों तुमको प्रेग्नेंट होना है, उस बच्चे की भी जान जाएगी, तो मत हो जाओ, ठीक है? ज़्यादा बेटर होगा, अपनी लाइफ को खुशहाल रखो, दूसरे को मत फैलाओ, तो बचो यार, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बचना, ठीक है? तो ये सारा बीमारी के बारे में आपको समझ के रखना है, ठीक है? ये इतनी खतरनाक बीमारी है, समझ गया? और खासकर फीमेल लोगों से दूर रहो, मैं पहले ही बोलूंगा, सभी से मत रहो, लेकिन क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ठीक है? सो बच के रहो सभी से। क्यों? छूने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो कि किसी को हुआ रहेगा, कह नहीं सकते कुछ भी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम अवॉइड करो, ठीक है? पहले चेकअप करवा लो, फिर टच करो, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर वो तो 10 मिनट का काम है, उसके बाद फिर जिंदगी भर 10 साल 10 साल बाद मर जाओगे। समझ रहे हो ना? मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तुम सब जानते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? चलो खैर, डू यू नो, इसके बारे में थोड़ा जान लो कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन वर्ल्ड एड्स डे, ये हमारा जो मनाया जाता है दुनिया में, हमारे दिल्ली में एम्स है जो हमारा न्यू दिल्ली में, यहाँ पर भी अलग अलग वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में, अलग अलग वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे वायरस की स्टडी की जाती है। बहुत सारे ऐसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, नैको, आपने सुना होगा, नैको का सिंबल ये रहता है, ठीक है? तो ये सिंबल वाले जो होती हैं सब एड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रिवेंशन को क्यों इतनी महत्ता दी जा रही है, कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इसको, क्योंकि ये बीमारी ऐसी कि एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती है, इसीलिए इससे बच लो यार, बचो। एक बार हो गया ना तो आप जिंदगी आपकी, मैं बोल रहा हूँ ना, समझ जाओ, तो मत करो। फीमेल्स थोड़ा दूर रहो, इनको ज्यादा होता है, आपकी बुक में बता दिया है। तो सारे मेल
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो थोड़ा सा अवेयर करो यार, ठीक है, समझ के रखो, ठीक है। इसलिए अपने आप में डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा कंट्रोल लाओ, ठीक है, क्योंकि ये शहरों में आपने देखा भी, विलेजेस में ऐसा नहीं होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। आपने देखा ना, बुक में भी आपके लिखा है, तो बुक पागल थोड़ी है ना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जान लो, डायग्नोसिस कैसी होती है। तो गाइस डायग्नोसिस करने के लिए बेसिकली हम लोग HIV के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, और इसके एंटीबॉडीज अगर हमको मिल गए, मैंने बोला ना कि खुद एंटीबॉडी डेवलप करता है ये, तो अगर इसके एंटीबॉडी मिल गए हमारी बॉडी में, तो समझ जाना कि ये हमको ये हो गया है, मतलब ये हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं इसके। बहुत सारे ऐसे पहला टेस्ट जो होता है जिसे हम एलिसा कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये हमारा एलिसा टेस्ट का नाम है। जैसे कि हमारा विडाल टेस्ट टाइफाइड को चेक करने के लिए हो रहा था, वैसे एलिसा नाम का टेस्ट ये हमारा होता है। लेकिन एलिसा टेस्ट से हमको फिक्स पता नहीं चलता कि हो ही गया, तो इसीलिए हम एक दूसरा टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉट इसके थ्रू करवाते हैं। ये हम इसका नाम है टेस्ट का, वेस्टर्न ब्लॉट। ये 2 टेस्ट हम करवाते हैं, डॉक्टर्स भी हमको यही प्रीफर करते हैं, 2 टेस्ट हम यही टेस्ट करते हैं, फिर हमको फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई है कि नहीं है। अगर मान लो प्रोटीन के कोर में ग्लाइकोप्रोटीन मिल गया, तो ग्लाइकोप्रोटीन सिर्फ रेट्रोवायरस को ही रहता है, और उसके एंटीबॉडी मिल गए, तो समझ लेना कि हो गया आपको, अब आपकी जिंदगी हो गए। जय भवानी जय शिवाजी, खत्म कहानी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसीलिए बोलता हूँ यार, हम सब इंडिया के हैं, खासकर हम तो अभी फिलहाल मराठी मतलब सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में हैं। हमें शिवाजी से सोच लेनी चाहिए, उनके जैसा डिसिप्लिन वाला इंसान बनना चाहिए, कंट्रोलेबल इंसान बनना चाहिए। अपने आप को कभी भी कंट्रोल करो। कोई कुछ बोलता है तो क्या है यार, हम हमारा क्या कर लेगा, हम जब उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं तो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, हमको फीलिंग ही नहीं है, खत्म कहानी। इमोशन से मतलब ही नहीं है हमको। ऐसे सोचो तभी आप बच पाओगे। इन सब के बारे में, इमोशन फीलिंग के बारे में आगे दिया है, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बातों से थोड़ा बचना। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई क्योर नहीं है, 2 बार आपकी बुक में बता दिया भाई कोई क्योर नहीं, सीधा बोलता है ये भाई, चल क्या रहा है। और बहुत सारे ऐसे एंटी रेट्रो वाले ड्रग्स हैं जिनके थ्रू आप थोड़ा बहुत बच सकते हो। इस वायरस के इन्फेक्शन के वायरल लोड को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हो। और अगर मान लो कोई प्रोलॉन्ग मतलब उसकी लाइफ को थोड़ा और दिन तक बचा सकते, मतलब कि अगर 5 साल मरे 10 साल तक जिंदा रख सकते हो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, लाइक ART, TDP यानी टीनोफेविर, मतलब EFB, ईफाफिरेंज, लेमिवुडिन यानी 3TC, ये सब दवाइयों के नाम है। जो इंसान ये खाता है, समझ जाना कि वो इंसान जो है उसको ये बीमारी है, और वो इस वायरस को अपनी बॉडी में कम करने के लिए ये बीमारियां खा रहा है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी दवाइयां खा सकते हैं जिससे कि उसका प्रोटीन हम बार बार तोड़ते रहें। अगर हम तोड़ना उसके प्रोटीन को बंद कर देंगे तब तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, लेकिन अगर उसके प्रोटीन को हम मारते रहेंगे तो कम से कम कुछ तो मरेंगे यार, हम कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं। तो यही हम कर सकते हैं, बाकी बच नहीं सकते इससे। तो आप बाकी यही सब पढ़ लेना, मैं कितना आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी बीमारी जिससे आप बचा जा सकता है, बहुत सारी है, ठीक है। तो ये गाइस आपको सब समझ के रखना है, ओके। तो लार्ज नंबर ऑफ इसका इन्फेक्शन होता है, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, लाइक पोलियो, डिफ्थेरिया, निमोनिया, टिटनेस, किसी से भी आप मरोगे, लेकिन कभी एड्स वाला इंसान एड्स से नहीं मरता है, ठीक है। आपको कोई दूसरी बीमारी होगी उससे आप मर जाओगे, ट्यूबरकुलोसिस से ज़्यादा पाए, मतलब जिसको एड्स होता है वो टीबी से ज़्यादा मरता है। तो याद रखना, अगर जिसको टीबी हुई है तो समझ जाना कि उसको एड्स भी हो सकता है। पहले डॉक्टर के पास अगर तुम गए, उसको टीबी के लक्षण मिले, तो पहले एड्स का चेकअप करवाता है वो, क्या तुमको ये हुआ है। अगर टीबी हुई रहेगी तो ठीक करा के आपको वैक्सीन दे देगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको एड्स होगा तो खत्म कहानी आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम, खत्म, गए काम से उधरी। तो ये सारी चीज़ें गाइस, थोड़ा सा बच के रहो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, बच के रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम थोड़ा सा फटाफट एडोलेसेंस के बारे में बात करते हैं। एडोलेसेंस जानते हो क्या होता है? एडोलेसेंस मतलब कि जब हम बढ़ रहे होते, देखना अब मैं आपके बारे में बात करूंगा, हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा अकड़ आती है, अकड़, यही अकड़ हमारी वाट लगा देती है। एडोलेसेंस में जब हम रहते हैं, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम का फ्रेम, एक ऐसा टाइम का स्लॉट, जब हम टीनेजर रहते हैं, टीनेजर 13 साल से 20 की उम्र में, तब हमको कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, ऐसा होता है। इसी में जिसने इसको कंट्रोल कर लिया खुद को, बहुत आगे बढ़ जाता है। इसी टाइम पे हमारे अंदर अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सेसेशन, सोमेटिक, बॉडी ग्रोथ खत्म होता है, हमारे बॉडी में बॉडी ग्रोथ कम हो रहा होता है, बॉडी अब ग्रोथ नहीं करती है 20 साल तक के बाद, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद गाइस बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशनल स्टेज, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे, हमारे एडोलेसेंस के टाइम पे। और ये जो एज होती है, ये 10 से लेकर के 19 साल की एज को हम एडोलेसेंट कहते हैं, एडोलेसेंस भी कहते हैं। ये टीनेजर्स कहलाते हैं, नॉट एन एडल्ट बट एक चाइल्ड जो एडल्ट बन रहा होता है। समझ रहे हो ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबकी बात कर रहा हूँ।
और यही एडोलेसेंस, यही एक फैक्ट है, एक ऐसा फेज है ये जो कि एक फिक्स टाइम में रहता है। बाकी तो फिर बुढ़ापा है, बचपना है, पहले से लेकर 10 तक बचपना, 10 से लेकर 20 तक एडोलेसेंस वाली एज होती है, जहाँ पे हम चाहे तो ज़िंदगी बना लें चाहे बिगाड़ लें। इसके बाद तो फिर जॉब के लिए घूमोगे, दुनियादारी ये सब घूमोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर फ्रंट्स लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंटल डेवलपमेंट होता है। आइडेंटिटी, अडल्ट की आइडेंटिटी पहचान में आती है कि हाँ तुम अडल्ट हो। ट्रांजिशंस होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंट होते हो आप रिलेटिव इंडिपेंडेंसी होती है आपके अंदर। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है गाइस। ठीक है, इस टाइम पे हमको चाहे कोई बिगाड़ दे चाहे कोई हमको बना दे, इस वक्त मैं आपको गाइस, मैं अपने मतलब मदर के थॉट्स आपको बताता हूं। इस एज में सिर्फ इस चीज से दूर रहना, इस चीजों से दूर रहना। मैं आपको बता दूं, मेरे खुद ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे 1 या 2 ही फ्रेंड या 4 फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है बस। मैं 5वें को जानता ही नहीं हूँ, खत्म कहानी। और वो जो 4 हैं वो मेरे जैसे ही है, खत्म। तो ये संगति का असर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वही उसी को फ्रेंड बनाओ जो आपसे ज्यादा बेटर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अपने लेवल के फ्रेंड को कभी मत बनाना, आपसे बेटर को फ्रेंड बनाना, वरना फ्रेंड ही मत बनाना। मेरे ये थॉट को याद रख लो, जिंदगी में सक्सेस पा जाओगे। अभी भी समय है। स्टेजेस के बारे में जान लो। एडोलेसेंट्स जो होते हैं डिफाइंड आर इंडिविजुअल 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप को हम एडोलेसेंट कहते हैं। हम भी एडोलेसेंट थे कभी, तुम अभी एडोलेसेंट हो। सिर्फ 19 साल की उम्र वाले ही एडोलेसेंट कहलाते हैं। आई एम ऑफ 20, ठीक है, सो मैं नहीं हूं एडोलेसेंट। ओके गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ पॉलिसी खोली है जो कि एडोलेसेंट की एज को 13 से 19 वर्ष के मतलब एज को दिखाता है। ठीक है, अर्ली एज, मिडल एज और लेट एज में इसको डिवाइड किया है। अर्ली एज मतलब 13 से कुछ समथिंग 14-15 इतनी मानी जाएगी, मैं आपको बताता हूं। तो अर्ली एज 10 से 14 मानी जाती है, ये आपकी अर्ली एडोलेसेंट एज है। इस एज में क्या होता है कि ग्रोथ रीचेस टू इट्स पीक, हम बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं इस टाइम पे। हम अचानक से हमारी हाइट भी बढ़ जाती है। अचानक से हमारी हाइट, अगर 4 साल तक आप 10 से 14 के बीच में किसी को ना देखो तो अचानक ही तब बदल जाता है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, डिफाइन बाउंड्रीज, डिपेंडेंसीज, इंडिपेंडेंसीज हम पहचाने लगते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद के बारे में हम जानना ज्यादा समझते हैं। हमें इंडिपेंडेंट होना ज्यादा अच्छा लगता है, बट हम ये भूल चुके होते हैं कि अभी हम डिपेंडेंट रहते हैं और 20 के बाद हम इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमको फ्रीडम चाहिए होती है। हम 19 की उम्र तक हम फ्रीडम मांगने लगते हैं। अब उन बच्चों के लिए यही मोटिवेशन है कि 19 के उम्र तक तुमको कोई मोटिवेशन, कोई भी फ्रीडम नहीं चाहिए। तुम डिपेंडेंट रहो, अच्छी है, समझ गया। अब दुनिया से डिपेंडेंट नहीं, मॉम डैड के ऊपर से डिपेंडेंट रहो। फाइनेंशियल नहीं बोल रहा हूं, थॉट्स के रिलेटेड बोल रहा हूं। थॉट्स वो जो कहें वही मानो, समझ गया, ये बात मैं बोल रहा हूं, समझ गया। डेवलपिंग बॉडी इमेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप, ये सबसे दुश्मनी वाली बात है। सीकिंग टू काउंटर इंस्टेबिलिटी, इवेल्युएशन, बहुत सारी चीजें आपकी इस टाइम पे होती हैं। इमोशनल आप होना स्टार्ट होती हो। इस वक्त जिस इंसान के अंदर इमोशन से नहीं आती ना, तो वो ये चीज सीख ही नहीं पाता कि इमोशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो फिर आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। मतलब जिसको इस टाइम पे इमोशंस आते ही नहीं है, मतलब वो उन फ्रेंड्स के साथ पढ़ता ही नहीं, इमोशंस क्या कहलाता है वो जानता ही नहीं है, तो फिर वो आगे चल के वो 19 साल की उम्र तक निकल जाता है। और एक बार 19 से निकल गया तो फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबको कंट्रोल कर सकता है वो, समझ गया। तो ये थोड़ा सा फायदे वाली बातें होती हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फिर मिडिल एज में पहुंचते हैं 15 से 17, जब आप 12वीं में होते हो, 11वीं और 12वीं में जब आप रहते हो, ये आपके लिए है। इस टाइम पे आपके बॉडी में कैरेक्टर्स बेसिकली फुल हो चुके होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बेसिकली ग्रो हो चुका होता है। अब ग्रोथ स्लो डाउन होने लगता है। आपकी बॉडी में 95% तक एडल्ट का स्ट्रेचर बन जाता है। थिंकिंग बहुत ही खतरनाक आपकी अच्छी हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप ज्यादा रहना पसंद करते हो, मतलब ज्यादा स्ट्रेस आता है आपको, समझ रहे ना, इधर ब्रेकअप उधर दुनियादारी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ा दूर रहना इन सब चीजों से। रीस्टैब्लिशिंग बॉडी इमेजेस, अलग अलग थिंकिंग रेंज बढ़ती है। सेंसिंग लीडरशिप आपके अंदर आती है। पावरफुलनेस आती है। प्री ऑक्यूपाइड रोमांटिक फैंटेसी, सारी चीजें आपके अंदर आती हैं, इससे भी थोड़ा बच के रहो। ठीक है, एबिलिटी ऑफ टेस्टिंग आती है। अपोजिट सेक्स, इससे थोड़ा बचो। अपोजिट सेक्स यानी अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए, फीमेल हो तो मेल के लिए, इससे थोड़ा दूर रहो। सिर्फ 19 तक दूर रहो, उसके बाद जो करना है करो। पीयर ग्रुप हेल्पिंग डिफाइनिंग बिहेवियरल कोड, समझ रहे ना, मतलब कि आपके बिहेवियर कैसे हैं वो आपके मतलब डिफाइन करने में हेल्प करते हैं आपके फ्रेंड्स लोग, इन सभी में। ठीक है, तो ये सब आपको समझना है, समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या बोल रहा हूं। तो इन सभी से आपको थोड़ा आपके अंदर ये सब आता है। और एट द एंड स्टेज, जो लेट स्टेज है, इस टाइम पे आपकी बॉडी में टोटल फिजिकल मेच्योरिटी आ चुकी होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनलिटी, आइडेंटिटी,
पीयर ग्रुप रिसीड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप, और स्टेबल रिलेशनशिप आपके अंदर हो जाता है। चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड अडल्टहुड रिलेशनशिप, ये सब आप रिलेशनशिप में आ जाती हो, जो कि आपको इससे दूर रहना चाहिए। समझ गया? सिर्फ 19 तक ही आपको दूर रहना है, उसके बाद आप आ जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना, सिर्फ 19 तक। उसके बाद तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार हमने पूरी फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। उसका तो खुद ही आप पढ़ाई लिखाई में, मतलब आप अपने कुछ बिजनेस सेटअप के लिए आगे भागोगे, फिर आपको उस समय टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये करो ही मत, प्लीज प्लीज, इसमें बच लो वरना जिंदगी भर रोगे। मैं आप जानो, ठीक है? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा खुद का तो नहीं बट दूसरे के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस सबका होता है, बट मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो मैं इसलिए आपको सिंपल से बता रहा हूँ एकदम, और कुछ नहीं, ठीक है? तो आप समझ चुके हो ना। अब फिजिकल चेंजेस आप जानते हैं इसके बारे में, एडोलेसेंट में फिजिकल चेंजेस भाई एग्जैक्टली क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है? तो फिजिकल चेंजेस में ग्रोथ का स्पर्ट, मतलब कि ऑकर्स इन दी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी से होती है फिजिकल चेंजेस में। लाइक डेवलपिंग ऑफ स्किन बिकम्स ऑयली, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, डेवलपमेंट अंडर आर्म्स, चेस्ट हेयर्स, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स, इलार्जमेंट ऑफ पेनिस, टेस्टिस, ये सब का समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ? फिर गर्ल्स में डेवलपमेंट लाइक ब्रेस्ट, वाइडनिंग ऑफ हिप, समझते हो ना सब कुछ क्या बोल रहा हूँ? डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म, प्यूबिक हेयर, इलार्जमेंट यूटेरस, ओवरीज, ये सब क्या, मैं आपको इसका क्या नोट्स बनाऊँ, ये सब आप जानते हो। सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसकी बात ज्यादा बुक कर रहे हैं ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, इनलार्जन सेक्सुअल डिजायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त 13 से 19, ये बहुत ज्यादा होता है हर इंसान। देखो दुनिया में अगर कोई इंसान कहे कि मुझे इसके डिजायर नहीं आते, वो झूठ कहता है, सबको आता है। इंसान हो तो आएगा, लेकिन इंसान हो तो कंट्रोल करने की ताकत भी है। इस एज में कंट्रोल कर लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज, स्पर्म प्रोडक्शन, इजैकुलेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये सब होना। इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज ये बहुत ही मतलब डेंजरस चीज है। ये अगर कोई बॉयज बोले कि नहीं नहीं ये ऐसा हमारे अंदर नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है। पहले आपको बताता हूँ, बिकॉज साइकोलॉजी बुक्स मैंने पढ़ के रखी है, और सभी मेल के अंदर ऐसा होता है। अगर वो बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, अगर वो ऐसा ना कह रहा है तो हाँ, उसने कंट्रोल किया होगा, वो उसकी अच्छी बात है, क्योंकि यही तो करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलो, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। अब देखो इसमें समझना, इमोशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझना, इससे दूर रहना, ठीक है? दिस इंक्लूड्स इस्टेब्लिशिंग ओन आइडेंटिटी। आप सोचते हो कि मेरी मेरी इज्जत होनी चाहिए। आप देखे भी रहोगे, अगर आप क्लास में खड़े हो, तो अगर आपके फ्रेंड को खड़ा कर दिया या आपको खड़ा कर दिया, तो आपको पूरी क्लास देख रही है, तो आपको लगता है मेरी इज्जत खराब कर रहा है, मेरी इज्जत घान कर रहा है। अरे रिस्पेक्ट बनी नहीं, रिस्पेक्ट आपकी क्या है? ये रिस्पेक्ट आप कुछ नहीं हो। 20 साल के बाद आप खुद पछताओगे। टीचर कुछ बोल रहे तो चुपचाप सुनो ना। फैंटेसी आती है आपके अंदर, आहा फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखते हो कि ये करूंगा वो करूंगी, इसके साथ ऐसा वैसा दुनियादारी। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फुल एनर्जी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये खतरनाक चीज है, इससे दूर रहना। मैं हर एक उस पॉइंट को बोल रहा हूँ, उससे दूर रहना, उस चीज को फॉलो करो प्लीज, सक्सेस बन जाओगे। रैपिड मूड चेंज, अचानक बोलोगे चलो घूमने चलता है, बंक मारते हैं, दुनियादारी, सब आ जाएगा, ठीक है? एंड बिहेवियरल कोड इन्फ्लुएंस लाइक पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स उसे उस ग्रुप को कहते हैं, पीयर ग्रुप्स हमारा वो ग्रुप कहलाता है, जैसे कि अगर आप मान लो सपोज आप सक्सेसफुल इंसान लोग के साथ फ्रेंडशिप करते हो, तो वो आपका पीयर ग्रुप। या फिर अगर आप मतलब फियरनेस आपके अंदर आती, तो आप उसी ग्रुप को चुनोगे, उसी ग्रुप को चूज करोगे। मतलब अगर आप किसी चीज से डरते हो, अगर देखो एक आपने देखा भी हो, कम पढ़ने वाला इंसान हमेशा कम पढ़ने वाला ग्रुप ही बनाता है, ज्यादा पढ़ने वाला ग्रुप बनाता है, तो उसी को हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो एक इंसान के उस ग्रुप से पता चलता है कि वो कैसा है वो इंसान, तो वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है थोड़ा सा। न्यू न्यू रिलेशनशिप बनते हैं। पीयर प्रेशर, अगर देखो पीयर प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है? इन दी कॉलेजेस लाइफ क्या होता है कि अगर सपोज दैट देखो, अगर आप कुछ करते हो, जैसे कि अगर कुछ फाइटिंग हो रही है तो आपका नाम लेते हैं, हाँ हाँ ये ऐसा बोलते हैं ना, तो वो एक पीयर प्रेशर दबाव डालता है आपके ऊपर। इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, ये बिल्कुल आप खतरनाक चीज है। आपको अपने बॉडी को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को ऐसा बोलना है, फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे को, ऐसा बोलने का है। क्या बोलने का है? फर्क ही नहीं पड़ता है पब्लिक क्या बोलती है, खत्म कहानी। तो आप पीयर प्रेशर से हमेशा बच के रहोगे। मतलब देखो हम क्या बोलते हैं पता है ना, कि अगर मान लो कि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, और आपको किसी ने चैलेंज किया, तो आप क्या सोचते हो कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे सारे फ्रेंड मुझे चिढ़ाएंगे, ये मेरे, अगर किसी को मैंने सपोज प्रपोज कर दिया, तो वो मेरे को अगर कुछ बोल दी तो मेरे को क्या होगा, मेरे सारे फ्रेंड मेरी इज्जत खराब करेंगे, मैं 10 दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा, फिर 11वें दिन जाऊंगा। ये क्या है? अगर आप किसी को कर भी, पहली बात तो करना ही मत, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ मना। कर भी दिए तो डरने की कोई बात नहीं, ना बोलो तो ना बोला, गया भाड़ में, क्या करना है अपने को, खत्म कहानी। या कोई अगर चैलेंज दिया तो भाई बोल देने का, एक्सेप्ट नहीं करना है मेरे को तो नहीं करना है, खत्म कहानी। मैं अपने हिम्मत भर की चैलेंज को ही एक्सेप्ट करूंगा, खत्म बात।
मुझे दुनिया भर से क्या करने का है भाई? मैं जो चैलेंज दूंगा क्या वो कर पाएगा क्या तू? तू देगा तो मैं वो कर लूंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं चैलेंज? चाणक्य कहते हैं कि वही कंपटीशन को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे औकात के अंदर हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये पहले से हमारे माइंड में बिठा दिएगा कि तेरी तो यही औकात है, तू यही करेगा। नहीं, लिमिटेड मत रहो। हाँ, लेकिन उस वक्त की कॉन्स्टेंसी को देखो, उस वक्त के टाइम को देखो कि तुम क्या कर सकती हो। अब भैंसा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम बोलो सबको कि मैं इस भैंसे को मार लूंगा, और फिर नहीं मार पाओगे तो सब हंसेंगे ही ना। तो तुम पागल ही हो ना, भैंसे को मार लोगे एक अकेले? एक सींग मारेगा तो पहाड़ में पहुंच जाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन 10 साल बाद तुम अगर इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम खुद भैंसे बन जाओ तो तुम मार लोगे उसको। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है? बस यही ध्यान रखना अच्छे से। तो ये थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइज। अब देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइड, ऑलवेज रिमेंबर, आपको बुक वाले ने बोला अवॉइड लुकिंग एट योर पेरेंट्स एज द एनिमी। वो आपके अच्छे के लिए जो कहते हैं। इस वक्त क्या लगता है कि ये ना हमको फ्रीडम में नहीं रहने देते हैं, हमें फ्रेंड के साथ घूमने नहीं देते हैं, हमारे लिए हमको दुनिया जब देखो तब पढ़ाई, जब देखो तब कूदना खेलना डांटना, यही इनका चलते रहता है। अभी तो हमको कुछ समझते नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अगर वो सोचते तो हमको चुपचाप बैठ के सोचना चाहिए कि ये हमको, एक ही क्वेश्चन आपको सिखाता हूं, आपको सिर्फ यही सोचना है आपके ब्रेन में कि ये हमको ऐसा क्यों कहते हैं। बस आप जिस दिन इस क्वेश्चन को आप सोचोगे ना कि मुझे, हमारे पेरेंट्स ऐसा हमको ये क्यों कहते हैं कि फ्रेंड के साथ मत जा, उस फ्रेंड के साथ मत जा, उसके साथ मत जा, वो गलत है, ऐसा मत करना, वो मत करना, ये क्यों कहते हैं? या तो मैं वो काम किया रहूंगा तब कह रहे हैं, या तो फिर मुझे कह रहे हैं तो मुझे क्यों कह रहे हैं। बस आप ये क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन मन में ढूंढो, आंसर आपको खुद मिलेगा। लिसन टू योर पेरेंट्स विद एन ओपन माइंड, सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको समझो फिर अपना डिसीजन लो। शेयर और फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स, उनको अगर कोई पसंद है तो बता दो भाई हाँ है, नहीं तो छोड़ो, इससे अच्छा पसंद ही मत करो। लिव अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, इन स्कूल, दैट योर पेरेंट्स विल बी मोर इंक्लाइन टू ग्रांट योर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस यू वांट टू नीड। उससे बचो। बोल्स्टर योर क्रिटिसिज्म ऑफ अ फैमिली, कर्टियस मतलब कर्टियस बनो, कंसिडरेट बनो टू योर ओन पेरेंट्स। पेरेंट्स की ही बात की है यहाँ पे, भगवान है वो, उनकी बात मानो, बहुत फायदे में रहोगे। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मेंटल एंड हेल्थ एडोलेसेंस। गाइस बहुत सारे ऐसे इम्प्लीकेशंस हैं मेंटल हेल्थ के, लाइक आपको मूडीनेस, हम मूडी बोलते हैं ना, वो बहुत मूडी इंसान है। अरे 19 साल का हुआ नहीं मूडी, एक झापड़ खाएगा सब सही हो जाएगा। क्या मूडी, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा। हम ऐसा डर जाते हैं, पीयर प्रेशर बनता है हमारे ब्रेन के अंदर, मूडी है। भगवान ने क्या कि 10 लोग को मार लेगा, 10 लोग मिलकर मारेंगे उतनी बहुत मार खाएगा। मूडी वूडी कोई होता नहीं है, वो सब अपने आप को दिखाने के लिए सब कुछ रहता है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। मूडीनेस, कोई एक इंसान 20 लोग को अकेला नहीं मार सकता है, एक कराटे कुंफू वाला भी नहीं मार पाएगा। हाँ, कोई भगवान आ जाएगा तो अलग बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब नहीं होते। मूडीनेस नहीं मत लो, फ्रस्ट्रेशन में मत रहो, नौसिया, कंसंट्रेशन लेस होना, हाइपर एक्टिविटीज, एंगर, गुस्सा बिल्कुल मत करो। इफेक्ट ऑन लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा, एडिक्शन, एक्सीडेंट लीडिंग इल ऑफ हेल्थ। बाइक चाहिए इस वक्त तुमको, बुलेट चलाओगे, बुलेट भर का वजन नहीं है, बुलेट चलाओगे, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। मेंटल हेल्थ और एडोलेसेंस से बचो, मेंटल हेल्थ अच्छे से रखो। मेंटल इलनेस डिसऑर्डर्स, अनफेवरेबल चेंजेस, एमनेसिया का होना, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है, बुलीमिया यानी एक्सट्रीम ओवर इंटेलिजेंस इन फूड, फिर ऐसे फियर ऑफ मतलब अप्रिटेंशंस, एंग्जाइटी होना, एंग्जाइटी समझते हो ना, फियर, डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी इमोशनल एवर्जन ऑफ फूड, ये सब होना। अल्जाइमर हो जाता है, डिप्रेशन में जाते हो अगर तो। बहुत सारी ऐसी मूडी वाली बीमारियां होती हैं, ब्रेन की बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं, आप ज्यादा सोचना नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, मैंने पहले ही मना किया था कि ओवर थिंकिंग मत करना। ओवर थिंकिंग किए तो गए काम से। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप 19 के एज तक हो तो ओवर थिंकिंग मत करो, ज्यादा सोचे कि क्या मिलेगा आपको। चुपचाप जो पेरेंट कहते हैं वो कह रहे हो, पेरेंट बोलता है 90+ लेके आओ, चुपचाप लेके आओ, खत्म कहानी। दूसरा कोई रास्ता है आपके पास कुछ कर लेने का? कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, अंबानी बन सकते हो? नहीं ना, चुपचाप 90+ लेके आओ, खत्म। जो कहते हैं वो मानो ना। आपको फिक्स है क्या कि कोई आपका साथ देने वाला? कोई भी नहीं। ठीक है, चलो आगे ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ एडोलेसेंस में जब आप बिगड़ गए तो ट्रीटमेंट एक ही है गाइस, कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक प्रेफरेंशियली या नॉन फार्माकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। WHO में जाओ, जाओ इन द सेंस कि WHO ने जो रिकमेंड किया है उन चीज़ों को मानो। मेंटल हेल्थ गैप एक्शन को थोड़ा फॉलो करो। कोई चीज़ अगर आपको हो जाती है तो अपने, जैसे कि अगर आप कोई सपोज रिलेशन में हो, ठीक है, कोई भी सपोज दैट, और अगर आपका रिलेशन टूट गया तो आपको बहुत टेंशन आता होगा 10 15 20 दिन तक। आप सोचते रहोगे यार मैंने क्या किया, उसने क्या किया, कोई वो मनाएगा फिर मैं मनाऊंगी, ये वो दुनियादारी चलते रहता है।
ले फट से हेडशॉट, 20 दिन बर्बाद। इसीलिए थोड़ा सा जो 20 दिन सोचने में लगा दिए हो ना, वो 2 दिन आप सिर्फ गैप में रखो, गैप में रहो। मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ खुद के, हालांकि ये मेरे को कुछ मतलब नहीं, मैं दूसरे चीज़ों में जब स्ट्रेस में आती है, फ्यूचर के सोच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे और भी बहुत सारी टेंशन हर तरीके की होती है, स्ट्रेस हर तरीके का होता है। तुमको ज़्यादा रिलेशन के होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे अंदर स्ट्रेस आता था कि मैं सोचता हूँ कि अभी कल क्या चैप्टर देना है भाई, कल किसको क्या पढ़ाना है, मुझे खुद का कब पढ़ना है, ठीक है, कब मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करूंगा, कब मैं अपने लिए प्रिपेयर करूंगा, कब मैं अपना टाइम को इधर कंज्यूम करूंगा, इधर से ज़्यादा सक्सेस कब से किधर से मिलेगी। ये सारी सोच मेरी है। हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रेस है तो मैं 2 दिन का गैप लेता हूँ, खत्म। सोचता हूँ कि छोड़ो, अब कुछ 2 दिन कुछ करूंगा नहीं, मस्त मजे से रहूंगा, हंसी खुशी, तब मैं देखो वीडियो भी डालता नहीं उस दिन, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट होती हैं। अब आ जाओ एडिक्शन में। एडिक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार। हम जब 13 से लेकर 19 तक की एज में रहते हैं ना, तो क्या होता है जानते हो ना, कि बहुत ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम हो सकते हैं इसके। बहुत सारा कंपल्सिव यूज यानी बार बार यूज करने से। ड्रग्स, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स से यार सुट्टा बिट्टा मारते रहोगे तुम लोग। अल्कोहल लेना, ओपियोइड्स, कोकेन, निकोटीन, हीरोइन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को गैम्बल कर देते हैं। मैं तो कहूँगा सिर्फ 13 से 19 तक में अपने आप को बचा के रखो, फिर आपको ये एज का जो रिजल्ट होगा वो आपको बचा के रखेगा, कभी आपको एडिक्शन में आने नहीं देगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है, जो कि साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं जिसके कि आपके न्यूरोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होता है, और आप रेनफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन को आप क्या अफेक्ट करता है। कोई देखो बोलते हैं ना बच्चे कि हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा सर, हम क्या करें। तो पहली बात तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, या तो ज़्यादा वो फिर मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा वो थिंक करता है, अपोजिट सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसीलिए उसके अंदर मोटिवेशन मर चुका है, न्यूरोलॉजी उसके अंदर मर चुकी है। न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में फीलिंग्स लाते हैं वो खत्म हो चुके हैं। फीलिंग्स आना भी अच्छी बात है, नहीं आना भी अच्छी बात है। अपोजिट सेक्स के लिए अगर फीलिंग नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगर मोटिवेशन के लिए नहीं आती तो वो बुरी बात है। समझ रहे ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है डोपामाइन, एक हार्मोन है, एक जस्ट लिक्विड होता है। ये डोपामाइन आपकी बॉडी में कभी डेवलप नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। डेवलप मतलब जब आप कभी भी ड्रग्स लोगे, अल्कोहल लोगे, सिगरेट गांजे बीजे फूकोगे, तभी आपको डोपामाइन डेवलप होता है, और फिर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है गाइस। बहुत सारे कॉजेस हैं, लाइक कि मतलब इनसफिशियंट पेरेंटल सुपरविजन। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा आपको ध्यान ना दे तो फिर आप बिगड़ जाते हो। मॉनिटरिंग करते नहीं तो आप बिगड़ जाते हो। अगर वो मॉनिटर करें तो आप बोलते हो हमको फ्रीडम चाहिए। अरे काय का फ्रीडम, कौन सी आप तोप हो, 13 से 19 क्यों, कुछ उखाड़ने की हिम्मत है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस चीज़ से आपको बचना है। समझ रहे ना। जो वो कहते हैं चुपचाप हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, मान लेना है। बहुत फायदे में रहोगे यार, कसम से बहुत फायदे में रहोगे। मानो ना, मेरी बात मानो ना, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमको बोलने का तरीका नहीं आता, हम डर जाते हैं, शर्माते हैं बोलने से, विद पेरेंट्स एंड विद टीचर्स ऑल्सो। पुअरली डिफाइंड रूल्स, हमारे खुद के अपने रूल बनाते हैं हम सोचते हैं कि हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पेरेंटल बिहेवियर एटीट्यूड चेंज होता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ड्रग्स यूज। फ्रेंड ड्रग पीता है मैं भी पीऊंगा, ये क्या है, कुछ भी पागलपंती करोगे, कैसे गुंडा बनोगे फिर तुम लोग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज। पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ये शब्द बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार ड्रग का टेस्ट मत लो। आप क्या बोलते हो, अरे एक बार ले ले, नहीं क्या फ्रेंड बोलते हैं अरे एक बार एक बार एक बार एक बार। उनको नहीं, तुमको नहीं पता कि तुम पागल हो। एक बार लो कि दूसरी बार अपने आप आ जाएगा, फिर तुम खुद ही पियोगे। इससे अच्छा पहली बार ही प्रिवेंशन में रहो, दूसरी बार तो आएगा ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस लाइन को हमेशा याद रखना। समझ लेना, भगवान की लाइन है ये। अवॉइड अनडू प्रेशर, जो मतलब किसी कारण का प्रेशर है ही नहीं, किसी मतलब के लायक ही नहीं हो प्रेशर, उसके बजाय मतलब आओ ही मत उसमें। मतलब कि हिज हर कैपेसिटी या स्टडीज का ज्यादा प्रेशर मत लो, स्पोर्ट्स का मत लो, एक्टिविटीज का ज्यादा प्रेशर मत लो। बस अपने कामों में बिलीव करो कि हाँ तुमने किया तो सक्सेस मिलेगी, नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, खत्म कहानी। कौन सा मेरा 12वीं से इतना बड़ा ये है। एजुकेशन लो, काउंसलिंग लो, बड़े बड़े टीचर से मिलो, पेरेंट्स की बात को मानो, स्ट्रेस को दूर करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। समझ गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग अब्यूज की बात करता हूँ। बहुत सारे सर्वे से पता चला है कि बहुत लोग ड्रग्स में आ जाते हैं, और बहुत लोग इनको मतलब यूथ ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है ड्रग से। ड्रग बहुत ज़्यादा लेता है यूथ, लेता है, बुढ़े लोग नहीं लेते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। ड्रग्स कॉमनली अब्यूज्ड है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, कोका,
कोका कोका कू कू, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये सब कोका कोका कूकू कर देगा अगर आप इसको लोगे तो। ड्रग का अब्यूज बिल्कुल मत करो, नहीं तो आप भी कुकू बन जाओगे, ठीक है, कुकू। तो प्रॉपर एजुकेशन लो भाई, मैं भी तुमको एजुकेशन ही दे रहा हूँ, मेरी बात मानो, मैं तो हैप्पीनेस के साथ तुमको एजुकेशन दे रहा हूँ, मेरा ये स्ट्रेस ही खत्म हो रहा है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ हंसी खुशी से, तो मेरा स्ट्रेस खत्म हो रहा है, और क्या हो रहा है, और मजे में हूँ मैं। तो एजुकेशन लो, ऐसे ऐसे गाइडेंस लो, अच्छे लोगों से संगति करो, और बहुत फायदे में रहोगे, समझ गया। तुम्हारा बिहेवियर के पैटर्न को चेंज करो, लाइफ स्टाइल चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज मत करो, लाइफ स्टाइल चेंज करो। हेयर स्टाइल वही रखो जो फर्स्ट टाइम मॉम ने बना दिया था, और मॉम की बनाई हुई हेयर स्टाइल ही सबसे बेस्ट होती है, ज़्यादा अच्छी अपनी हिसाब से। जब जिस दिन से बच्चा हेयर स्टाइल रखने लगता है तो समझ लो कि अब उसकी लाइफ स्टाइल भी बिगड़नी स्टार्ट हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना। तो मॉम ने जो एक बार हेयर स्टाइल बना दी, तो वही हेयर स्टाइल लेके चलो, क्योंकि मॉम है वो, उससे ज़्यादा तुम जानते नहीं हो। जानता है अगर कोई तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो पहला ड्रग्स, जय महाकाल, ओपियोइड्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस ओपियोइड्स एक ड्रग बाइंड्स होता है टू ओपियोइड्स रिसेप्टर्स, मतलब ये रिसेप्टर्स को आपके बांध लेता है। रिसेप्टर क्या होते हैं जानते हो ना, रिसेप्टर्स जो रिसेप्ट करते हैं सेंसेशन को, या बाहर से आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको। तो ये गाइज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को खराब करने में लगा रहता है, उसी को कंट्रोल करता है। हीरोइन अदरवाइज कॉल्ड स्मैक, आप जानते भी रहोगे, केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ये इसका नाम है इस ड्रग का, केमिकल, ये केमिकल इसके अंदर होता है, और कॉमन नेम हीरोइन है या फिर स्मैक, आपने सुना भी रहेगा। तो ये ड्रग होते हैं, घर में रखना मत वरना जेल जाओगे सीधा पकड़े गए तो, ठीक है। तो ये सब आपके जिंदगी बर्बाद करने में बहुत काफ़ी है। लेटेक्स ऑफ पॉपी, पॉपी एक प्लांट है, उसके लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका पेपेवर सोमनीफेरम साइंटिफिक नेम है उसका। इस प्लांट को छुओ मत, कभी देखो मत, इंडिया में मिला तो काट पीट के फेंक दो। अगर आपको कोई भी गाइस, अगर आपके पुलिस वाले जान जाएंगे कि आपके गल बगल घर में पेपेवर सोमनीफेरम है, तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको। और ऐसी एक्टिविटी से प्लीज़ दूर रहो, हीरोइन बिरोइन चीज़ों को छुओ मत, हीरोइन तो पहले ही खतरनाक चीज़ है, चाहे बॉलीवुड की हो चाहे किधर की भी हो ना। कैनाबिनॉइड्स के बारे में देखता हूँ। कैनाबिनॉइड भी एक टाइप का ड्रग है, तो ये भी रिसेप्टर को इंटरेक्ट करता है, आपके ब्रेन को पहले ही डैमेज करेगा। इनहेलेशन और इंजेशन, ये दोनों सब्सटेंसेस के थ्रू आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खराब करता है, यानी कि आपके हार्ट को खराब करता है। एक प्लांट से एक चीज से प्रोड्यूस होता है, इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा ये साइंटिफिक नेम है कैनाबिनॉइड्स का, और कॉमन नेम में हशीश, चरस, गांजा, मरीजुआना, यही सब ये जो चीजें होती हैं यही सब कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। आगे बढ़ता हूं। कोकेन, आप तो सुने लगो ना, कोका कोका। तो दिस इज अल्कालॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है इराथ्रोसाइलम कोका। तो इससे बच के रहना, नहीं तो कोका कोका कू हो जाएगा, जान रहे हो ना। तो ये इंक्रीज करता है लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन वो एक चीज होती है, मतलब अगर आपने तंबाकू खाया, कोई चीज खाई, ड्रग्स वगैरह ले लिया, तो डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन को ये क्या करता है, इनेबल कर देता है। और एक बार अगर आपका डोपामाइन इनेबल हो गया, अगर एक बार डोपामाइन इनेबल हो गया, तो समझ लो कि अगर आज आपने लिया और कल इसी टाइम में अगर आपने नहीं लिया, तो ये डोपामाइन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मतलब आपके ब्रेन में बैठ जाएगा, बार बार आपको खाने के लिए, पीने के लिए बाध्य कर देगा कि आप लो। आपके अंदर हेलुसिनोजेंस प्रोड्यूस होगा, माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स, मतलब माइंड आपकी कंट्रोल कर लेगा ये ड्रग्स। डोपामाइन बहुत खतरनाक चीज है, जब तक ये सो रहा है तो सोने दो। डोपामाइन जागता है सक्सेस के लिए, सक्सेस का ड्रग्स लो, सक्सेस पानी है उसके लिए ड्रग्स लो। कुछ टारगेट बनाओ, लोगों की हेल्प करनी है, उसके लिए सपने देखो, तब डोपामाइन जागेगा। यही डोपामाइन आपको इतना सक्सेसफुल बनाएगा कि दुनिया में आप एकदम बहुत बेस्ट बन जाओगे। लेकिन ड्रग्स अगर आपको इसको जगाया तो आप गए काम से। अगर आपकी हिम्मत, आपके जज्बे, आपके जुनून, ऑब्सेशन, टारगेट, कंसिस्टेंसी, हिम्मत, इन सब ने अगर इसको जगाया डोपामाइन को, तो आप बहुत आगे जाओगे। वरना अगर ड्रग्स ने जगाया तो ड्रग्स खत्म कर देगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें गाइस आप पढ़ लो। हेलुसिनोजेनिक यानी कि जो आपके माइंड को कंट्रोल करता हो, हेलुसिनोजेन करता हो। डू यू नो, बहुत सारे गाइस जैसे मतलब ड्रग्स होते हैं लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजिपिन, लाइसर्जिक, डाइथिलमेड, एलएसजी जिसे कहते हैं, कैनाबिनस सटाइवा, ये बहुत कॉमन है। इंडिया में तो सब सुट्टा मारते हैं, तो यही है वो सुट्टा मारने वाला सटाइवा। गांजा, चरस, वही है, ठीक है। तो ये सब दूर रहो इससे। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, हम अपने फीलिंग्स को मतलब फीलिंग्स को टेम्परेरी रखना चाहिए भाई, हमें इफोरिया से बचना चाहिए, बहुत सारी इनहेरेंट चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। एडिक्टिव नेचर्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल से बचना चाहिए। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से, जैसे कि अगर कोई कुछ हो गया तो हाथ काट लिया, ये क्या पागलपंती भाई। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचो, खुद को मत मार लो यार, समझ रहे हो ना। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बने हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ हैं।
तो थोड़ा थोड़ा सोच के काम किया करो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल की बात करूंगा तो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट होता है इसका। एक बार अल्कोहल लोगे तो फिर 8 घंटे रोड में पड़े रहोगे बेवड़ा बन के। तो रेकलेस बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर कि एकदम हाँ बोल रहे कैसा है तू मेरे को, सबसे ज्यादा इंग्लिश आपको आने लगेगी, एकदम खतरनाक इंग्लिश आप बोलोगे। वेंडालिज्म, वायोलेंस करोगे, मतलब अपने आप को इधर इंडिया का राजा समझोगे कि मैं ही हूं, मेरे को सिखाता है। वेंडालिज्म उसे ही कहते हैं। वेंडालिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इंसान के पास कुछ होता तो नहीं है लेकिन होने का दावा करता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान को मार लूंगा, ऐसा बोलने लगता है। समझ रखते हो, उसको वेंडालिज्म कहते हैं इंग्लिश में। और बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलेगा। बेवड़ा से ज्यादा इंग्लिश आप बोल नहीं पाओगे, और अगर ज्यादा पी लोगे तो आप कोमा में चले जाओगे, समझ गया। तो इसी की वजह से आपकी डेथ हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। सेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रल हेमोरेज मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर सेरेब्रल में ब्लड का फट जाना, यह आपका हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल्स ज्यादा लेने से इवन डेथ भी हो सकती है, ध्यान रखना अच्छे से। ब्रेन को डैमेज मत करो यार, कभी मत लेना। उस इंसान से दूर रहना जो ये खाता पीता हो, उसके मुंह पे बोल देना कि तू मेरा फ्रेंड नहीं है, तू दुश्मन है मेरा, मैं जा रहा हूं तेरे को छोड़ के, जो उखाड़ना उखाड़ ले, खत्म कहानी। मुंह पे बोल देना, तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी। भले उसकी ऐशो आराम से जिंदगी रहने दो, जब तक उसके पास पैसे तब तक ही है, उसके बाद तो वो मरेगा जरूर। ये बात तुमको ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात मानो। और गाइस बहुत सारे वार्निंग के साइंस हैं, कॉमन वार्निंग साइंस भी होते हैं यूथ में, लाइक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के टाइम पे अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, स्कूल्स कॉलेज में ना जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विथड्रॉवल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटिंग, एग्रेसिव, रेबेलियस बिहेवियर। रेबेलियस बिहेवियर ये बहुत खतरनाक है। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसको टीचर ने मार दिया, तो टीचर को उल्टा कुछ बोलने लग गया था। ये रिबेलियस बिहेवियर, मतलब मेरे को ऐसा बोला, सर है तो क्या हुआ, मेरे को ऐसा, सर है तो मारेगा, ये क्या बात हुई भाई? सर है तो मारेगा ही ना, तुम गलत जाओगे तुमको सुधारेगा। तो ये फिर हम रिबेलियस बिहेवियर के हो जाते हैं, जबकि हम क्यों होते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत, अरे काय का इज्जत, कुछ नहीं हो, 13 से लेके 19 की एज में हो, 2 रुपए कमाना नहीं जानते हो और रेबेलियस बिहेवियर जानते हो, इतना बन रहे हो। तो ये सब वार्निंग सिम्टम्स एंड साइंस है जो ये सब लेता हो। जैसे रोज स्कूल का नहीं आना, एकेडमिक परफॉर्मेंस गलत होना, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है मतलब यही चीज में इन्वॉल्व रहेगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, घर में भी नहीं पता, स्कूल में नहीं पता, मतलब क्या कर रहे हो? अगर कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो तो घर में तो पता ही रहेगा ना यार। स्कूल कॉलेज नहीं जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, एक अच्छा इंसान हाइजीन तो मेंटेन करेगा ना। विथड्रॉवल, आइसोलेशन, अलग कर लेगा अपने आप को, डिप्रेशन में रहेगा, फटीग, दर्द होगा उसको, एग्रेसिवनेस, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, ए मेरे को मारा क्या। रिबेलियस बिहेवियर, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में आती है। डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप, एक को उठाया दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा चौथे को पकड़ा, समझ रहे हो ना ये सब। विद फैमिली, फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज का लॉस होना, हॉबी खत्म हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चेंजेस इन स्लीपिंग, कभी भी सोना, रात को 3 बजे सोओगे फिर 5 बजे उठोगे, क्या है मतलब। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट का लॉस होना, फ्लक्चुएशन होना, कभी वेट बढ़ेगा कभी वेट घटेगा, समझ जाना कि वो इंसान कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, ठीक है। और गाइज इसी टेंशन की वजह से आपको HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है, सीरियस इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अल्कोहल यूज करोगे तो आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके ड्रग्स लोगे तो अल्कोहल डैमेज हो जाएगा, अल्कोहल की वजह से आपके नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, सोचने की क्षमता खराब हो जाएगी, मेमोरी लॉस होगा, लीवर में प्रॉब्लम होगी जिसे सिरोसिस नाम की बीमारी कहते हैं, पेट में पानी आना वगैरह वगैरह कहते हैं इसको। अल्कोहल की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रेगनेंसी में मतलब एडवर्स इफेक्ट होगा, फीटस, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, मत लो ना। खासकर फीमेल से तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे फीमेल्स को मैंने मुंबई में देखा है यार, क्यों करते हैं वो, क्यों, मतलब सिगरेट लेना, दारू लेना, क्यों? तुम तो बिगड़ोगे, तुम्हारे आने वाले जो नेचर होगा आगे का वो भी बिगड़ जाएगा। क्यों क्यों लेकिन क्यों? मतलब तुमको तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हमको पता है ना, हमारे इंडिया में फीमेल्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं और शायद इसी वजह से फीमेल को फ्रीडम चाहिए। अरे फ्रीडम मिलेगी ना यार, तुम ओपन माइंड रहना सीखो। फ्रीडम को क्या करना है तुमको, तुम ओपन माइंड रहो और तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे साथ ओपन माइंडेड रहें, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ओपन माइंड को होना फ्रीडम समझता हूँ, समझ गए? क्योंकि अगर तुमको फ्रीडम मिल गई तो तुम कुछ भी करोगे, लेकिन अगर तुम ओपन माइंडेड हो तो तुम सब सच समझोगे, समझ गए? ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस बहुत सारे इनहांसिंग परफॉर्मेंस मिस यूज करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, डायूरेटिक्स का, ये सब दवाइयां होती हैं जिनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कॉर्टेक्स, एक नहीं कॉरेक्स जो कि खांसी की दवाई है, इसे ज़्यादा पीने से लोगों को नशा चढ़ता है, तो खांसी की दवाई बनी है लेकिन इसको सब पीने लगते हैं। कॉरेक्स है, कॉरेक्स इसका नाम है, अब बैन हो गई, ये नहीं मिलती है।
तो ये सब को दवाइयों को ही अपने मतलब नशे का पार्ट बना लेना सब गलत बात है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाओगे गाइस और बहुत ज़्यादा आपका मूड एग्रेसिव हो जाएगा, फिर ये अच्छी बात नहीं है ना, आप बिगड़ जाओगे, आपका बिहेवियर बिगड़ जाएगा। स्विंगिंग होना, डिप्रेशन में आना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना फीमेल्स में। फीमेल्स की तो बॉडी बहुत जल्दी खराब होती है इन सब चीज़ों में। एक बार मेल बच भी जाएगा, फीमेल को एक बार हुआ तो उसकी जिंदगी समझ लो खराब है, कोई भी यूज करके जाएगा। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, ग्रोथ ऑफ ऑन द फेस, हेयर आने लगते हैं। देखो अब यही चीज़ें हैं, फीमेल के फेस में हेयर, मतलब समझ रहे हो अब क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ? अब देखो, हो सकता है जीनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जीन्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये सब इसका भी कॉज है। मे बी उसके पेरेंट्स, समझ रहे हो ना, तो ये सब अल्कोहल बिल्कुल लेते रहेंगे, मे बी बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते होंगे, तो उसके फीमेल्स के हेयर आगे फेस में, तो ये सब ये सिम्टम्स हैं, यही साइंस है। सोचो, साइंस सब बता देता है। एक पढ़ा लिखा बंदा, उससे तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। एक सच्चा इंसान जो कि साइंस पढ़ा हुआ है और तुम उसके साथ झूठ बोलेगे, वो पकड़ लेगा तुमको कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं और तुम कैसे हो। अगर सोचो ना, एक फीमेल के फेस में हेयर आ रहा है, मतलब क्या है? या तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, या तो फिर उसके पेरेंट्स लोग नशे करते हैं, या तो वो नशे करते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो बचो यार इससे। कब तक रेजर का इस्तेमाल करके निकालोगे? खैर छोड़ो। तो मूड ऑफ स्विंगिंग, डिप्रेशन में जाना, एग्रेसिवनेस, टेस्टिकल्स, किडनी, लीवर डिस्फंक्शन, सब सब खत्म हो जाएगा, आपका ऑर्गन बिर्गन सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में आता हूं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सुनाया मैंने अभी आप तक को। अब आपको सुनाता हूं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो मेरी बात एक मानना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो पहली बार सुट्टा मारने से अच्छा, पहली बार दवाई लेने से अच्छा, पहली बार दारू पीने से अच्छा, मतलब बाद में मरने से अच्छा पहली बार ही मत पियो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में दवाइयाँ ढूंढो, उससे अच्छा पहले करो ही मत वो चीज़। यही सबसे बड़ा, डॉक्टर्स को यही चीज़ सिखाई जाती है। सलाह देना तो प्रिवेंट करो, बाद में क्योर तो देखा, क्योर तो फिर देखा जाएगा क्या है, भगवान जाने। यंग एज में हो तो पहली बात, एडोलेसेंस की एज में हो तो पेरेंट्स की बात मानो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो अपने आप को, अपने आप को सक्सेस में लाओ, पेरेंट्स की बात को मानो, समझ गया? स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, टीचर्स की बातों को मानो। टीचर ने कुछ डांट दिया तो उसको एक्सेप्ट करो और बोलो यस टीचर सॉरी, अगेन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और फ्रेंड पीयर प्रेशर में मत आओ यार, दोस्त कुछ उखाड़ के नहीं देंगे। दोस्त थोड़ा सा हंसेंगे, तुम भी हंसने का, ले तुम्हारा जोक नहीं बनेगा, उल्टा तुम सबका जोक करोगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर मेरे पर कोई हंसता मैं भी हंसता हूँ, हा 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 हा, ले ले खत्म। तो उल्टा सब और हंसते हैं, और फिर हमको भी फील होता है चलो यार मैंने किसी को हंसाया। लेकिन दूसरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, क्या ये पागल है, ये पागल है, तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कोई फ्रेंडशिप ना करे, मैं फ्रेंड हूँ तो मेरे को रोटी देने थोड़ी आएगा यार। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो आपको बच के रहना है, संगति का असर बहुत होता है। तो गाइज ये चैप्टर ने आपको लाइफ लेसन सिखाया है, पूरी वीडियो जरूर देखना, 2 से 3 बार देखो, बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे ऐसे ही और कभी किसी चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पे मुझे फॉलो करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।